पिछले लेक्चर में हमने गुरुत्वाकर्षण और केपलर के नियम तथा न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का कैलकुलेशन वाला नियम था, मतलब गणना कैसे करें, उसकी चर्चा की थी। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे गुरुत्वाकर्षण की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं, उपग्रहों की। ठीक है, उपग्रह भी गुरुत्वाकर्षण का ही नतीजा है। इनफैक्ट पूरी सृष्टि जो है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। अगर ये आकर्षण बल नहीं होता तो पिंडों का निर्माण नहीं होता, ग्रह नक्षत्र इत्यादि बनते नहीं। तो उपग्रह होते क्या हैं ये आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। दो वेराइटी इसमें है, कृत्रिम है और प्राकृतिक। कृत्रिम तो हम ही लोगों ने बनाए हैं, यानी धरती वालों ने, ऐसा माना जाता है। और बाकी जितने हैं वो प्राकृतिक हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के पास 2 हैं, शुक्र के पास कोई नहीं है। तो ये पता होना चाहिए किसके पास कितने हैं। और ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस समय वर्तमान में, आज की डेट में, जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो, तो इस समय किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। शनि के पास है कि बृहस्पति के पास है। यहाँ आपको एक हिंट दे दिया गया। ये 19-20 होता रहता है, कभी बृहस्पति भारी हो जाएंगे, कभी शनि। तो मामला सिर्फ उतना ही नहीं है, यहाँ उपग्रहों की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा विस्तार से देखेंगे। बात वही है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके अंदर ज़्यादा होगा वो अपने से कम वाले को फंसा कर रखेगा। तो यहाँ पृथ्वी के पास ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा के पास उतना है नहीं, चंद्रमा छोटे आकार का है, आप जानते ही हैं। तो चंद्रमा, पृथ्वी ने क्या किया है, चंद्रमा को अपने गुरुत्व क्षेत्र में बांध कर रखा है, ये भाग नहीं सकते। तो मामा जी विवश हैं कि वो धरती माता की ऐसे परिक्रमा करेंगे। यहाँ देखिए चंद्रमा का आकार और चंद्रमा का सामर्थ्य कितना कम है, इसको हम ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल g के मान के 1/6 पर ठहरता है। यानी पृथ्वी पर जितना भी गुरुत्वाकर्षण बल है उसको आप पूरी तरह से 10 मान सकते हैं या 9.8 मान सकते हैं, उसमें 6 से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद जो एक छोटा सा भागफल आपको प्राप्त होगा वो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होगा। अब आप समझ लीजिए कि ये कितना कम होता है। और इसके साथ साथ उपग्रहों की कक्षीय चाल की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें यह बताया गया कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल काम करता है। वृत्तीय गति को आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में या बाद में इंटरमीडिएट स्तर में भी हो सकता है। तो एक केंद्र होता है, मतलब वृत्त है तो जाहिर सी बात है केंद्र होगा, केंद्र होता है और केंद्र की ओर ये बल खींचता है। और कोई पिंड जो है वृत्ताकार पथ पे तभी गतिमान हो सकता है जब ये अभिकेंद्र बल इसे केंद्र की ओर बांधे रखे, नहीं तो ये वृत्ताकार पथ से बाहर की ओर चला जाएगा। और इसी के साथ साथ एक और बल यहाँ पर काम करता है जो कि स्यूडो फोर्स कहा जाता है, छद्म बल कहा जाता है। वैसे उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्र, वो केंद्र से बाहर की ओर काम करता है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि अभिकेंद्र और अपकेंद्र जब दोनों संतुलन की अवस्था में होते हैं तो ही वृत्तीय गति जो है वो संभव होती। ठीक, तो यहाँ जो उपग्रह है, अब चंद्रमा का जो वृत्ताकार, चंद्रमा का जो परिक्रमण पथ है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला, तो वो लगभग वृत्ताकार है। इसीलिए यहाँ पर अभिकेंद्र बल की चर्चा हुई है। मतलब एकदम परफेक्ट वृत्त नहीं है लेकिन लगभग वृत्ताकार है, अप्रॉक्सीमेट तो मान सकते हैं कि वृत्ताकार। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये केंद्र में पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। तो पृथ्वी क्या करेगी, अपने गुरुत्वाकर्षण बल से चंद्रमा को अपनी ओर खींचेगी। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही असल में अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ठीक, तो ये मामला है। और यहाँ बताया गया कि कक्षीय चाल कैसे निकालेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से सूत्र है, पृथ्वी की त्रिज्या को आप बाहर रखिएगा और अंडर रूट यहाँ g/r हो जाएगा। बीच की जो दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा की वो स्मॉल r है और स्मॉल g आप जानते ही। इसका आप दोनों का डिवाइड करके और उसके बाद क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक, वर्गमूल निकालेंगे और जो आएगा उसमें पृथ्वी की त्रिज्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक निश्चित मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए जो कैलकुलेशन है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण और त्रिज्या के आधार पर किया गया है। तो ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड आया है। ठीक है, और इसके साथ कुछ कंडीशन दी हुई है, जैसे कि अधिकतम ऊंचाई जब होती है मैक्सिमम, तो उसमें उपग्रह की कक्षीय चाल न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। और उपग्रह की कक्षीय चाल का द्रव्यमान, कक्षीय चाल का जो मान है, ध्यान दीजिएगा, ये जो v है इसका मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो सीधी बात है, इस सूत्र में देखिए ध्यान से, कहीं भी द्रव्यमान दिख रहा है, द्रव्यमान का दूर दूर तक इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि ये निश्चित तौर पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। निर्भर किन चीज़ों पर होगा, पृथ्वी की त्रिज्या पर, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पे और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी पर। तो ये सारा मामला है। इसके बाद अब यहाँ पर जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं, भू उपग्रह होते हैं, उनके विषय में बात करते हैं। देखिए भू उपग्रह वह पिंड होते हैं जो कि पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हैं, ये एक सामान्य परिभाषा है।
और इनकी जो गतियाँ होती हैं वो ग्रहों की सूर्य के परितः गतियों के काफ़ी हद तक समान होती है, सिमिलरिटी होती है, मतलब एकदम सिमिलर होते हैं ये नहीं कह सकते। तो यहाँ एक अप्रॉक्सीमेट नमूना हमें मिल गया, तो इन पर भी हम केपलर वाला नियम लगा सकते हैं, आराम से लग जाएगा और वही तीनों नियम यहाँ अप्लाई होंगे। खास बात क्या है? तो खास बात यह है कि इन उपग्रहों की पृथ्वी के परितः जो कक्षाएं हैं वो वृत्ताकार भी हो सकती हैं, दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकती हैं, दोनों संभावना है। ठीक, न तो परफेक्ट वो वृत्ताकार ही होती है, ना परफेक्ट इलिप्सी बनता है यानी दीर्घवृत्त ही बनता है। एक मध्यम आकार का जो बीच की कड़ी है वो बनती है। यहाँ आगे देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है जिसकी लगभग वृत्ताकार कक्षा है, जैसा कि आपको पीछे बताया। और यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि 27.3 दिन का परिक्रमण काल है इसका, और इतना ही समय चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में भी लगता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जितना उसे पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में समय लग रहा है उतना ही अपने अक्ष पे एक बार घूमने में लग रहा है। अब यहाँ तुल्यकाली और ध्रुवीय उपग्रह की चर्चा। तो देखिए, उपग्रह जो कि पृथ्वी के विषुवत रेखा आप समझ रहे हैं ना, तो विषुवत वृत्त के तल, मतलब जो निरक्षीय समतल होता है एक्चुअली, उसमें पृथ्वी के परितः वृत्तीय कक्षा में 24 घंटे के आवर्तकाल से परिक्रमण करते हैं। यहाँ जो कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू है 24 आवर्स। तो उतने आवर्तकाल से अगर परिक्रमण करते हैं तो उनको कहा जाता है तुल्यकाली। और ध्रुवीय कौन होते हैं? तो ध्रुवीय उपग्रह जो है वो ध्रुवों के सापेक्ष यही काम करेंगे। मामला वो नहीं है, मामला यहाँ पर ये है कि यहाँ देखिएगा, समान आवर्तकाल से अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अतः मतलब पृथ्वी के संदर्भ में कहा गया कि पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घूर्णन का कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, समान आवर्तकाल पे चलता है। तो अतः यह उपग्रह जो है ये पृथ्वी के किसी भी बिंदु से स्थिर ही दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आवर्तकाल में वेरिएशन आता तो स्थिरता इनकी नहीं दिखती, लेकिन ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। ये किसी भी बिंदु से आप देखें तो लगेगा कि एक जगह फिक्स है। इसके पीछे रीज़न यही है। और पृथ्वी के पृष्ठ से इतनी अधिक ऊंचाई तक ऊपर फेंकने के लिए बहुत शक्तिशाली रॉकेटों की आवश्यकता होती है। तो आप देखते हैं ना कि भारी भरकम जो विमान है, मतलब व्हीकल होते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं, उनके द्वारा इन्हें भेजा जाता है। अब यहाँ पृथ्वी से दूर फेंकने की बात हो रही है, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। विज्ञान की परिभाषा जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि यह क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान है। ठीक है, तो क्रमबद्धता इसमें अनिवार्य होती है। अगर बीच से सीक्वेंस टूटा, बीच से आपका सिस्टम ब्रेक किया तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर पलायन वेग की चर्चा आगे की गई है, इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ कहा गया कि ऊपर फेंकने के लिए अत्यंत शक्तिशाली रॉकेटों की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी इतनी आसानी से उन्हें भागने नहीं देगी। जितने भी पिंड पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र में हैं, यानी उसके गुरुत्व में फंसे हुए हैं, पृथ्वी उनको इतनी सरलता से बाहर तो जाने नहीं देगी। तो ऐसी स्थिति में फिर कुछ अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा। तो एक शक्तिशाली बल लगा के इनकी रफ्तार को बढ़ाया जाता है, और रफ्तार को जब बढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर एक खास रफ्तार पर पहुंचने के बाद ये पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। तो यहीं से निकल कर आता है एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ये वो न्यूनतम वेग होता है, मिनिमम वेलोसिटी होती है, जिससे अगर किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक दिया जाए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा और फिर वापस लौट कर नहीं आएगा। पलायन शब्द का मतलब ही होता है कि आप एक जगह से जगह छोड़ के हट गए, दूसरी जगह चले गए और वापस उस मूल स्थान पे लौट के ना आए। ठीक, तो यहाँ जो पिंड है वो पृथ्वी की सतह से पलायन कर जाएगा, और इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऐसे तो फेंकेंगे नहीं। तो इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो वास्तव में एक गतिज ऊर्जा होती है, जिसे कि हम पलायन ऊर्जा कहते हैं। और पृथ्वी के संदर्भ में पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर एक सेकेंड में जो ट्रेवल कर सके वो रफ्तार देनी होगी किसी पिंड को, तब जाकर वो पृथ्वी की ग्रेविटी से पीछा छुड़ा पाएगा। तो जितनी भी लॉन्चिंग होती है उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ आगे चलते हैं। देखिए, आगे कहा गया कि चंद्रमा पर वायुमंडल, अभी पलायन वेग की चर्चा हो रही है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रश्नों के माध्यम से, ऐसे कारण बताओ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है कि चंद्रमा की सतह पे या चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है, वजह क्या है। अब नीचे 4-5 स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, आमतौर पे 4 ही होता है क्योंकि 4 विकल्प ही यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी देता है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल न पाए जाने के पीछे रीज़न ये है कि चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो काफ़ी कम है। आपने देखा कि गुरुत्वीय त्वरण ही काफ़ी कम है, गुरुत्वाकर्षण बल ही चंद्रमा के पास बहुत न्यून है। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए पलायन वेग का मान काफ़ी कम होता है, और इतना कम पलायन वेग जो है ये पर्याप्त नहीं होता है गैसों को फंसा कर रखने के लिए। मतलब गैसों की रफ्तार इस पलायन वेग से कहीं ज़्यादा होती है।
तो शर्त तो यही है कि पलायन वेग या उससे ज़्यादा का वेग, कम से कम पलायन वेग जितना वेग प्राप्त कर ले तो वो उस ग्रह की कक्षा से, उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाएगा या उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाएगा। तो चंद्रमा पर जो पलायन वेग का मान है वो कम है, गैसें उससे तेज चलने में सक्षम है, तो वो यहाँ रुकेंगी ही क्यों, भाग जाती है। तो इसीलिए वायुमंडल बन नहीं पाता। मतलब इसका क्या हुआ, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है और इसी वजह से पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी के पास है, इसीलिए एक सघन वायुमंडल हमारे चारों ओर मौजूद है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए उपग्रह की कक्षीय चाल और पलायन वेग में क्या संबंध है, ये भी जानना आवश्यक है। तो पृथ्वी के समीप, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की कक्षीय चाल v0 तथा पृथ्वी तल से फेंकी गई किसी वस्तु का पलायन वेग अगर ve हो, तो यहाँ जो कैलकुलेशन के लिए नया फार्मूला डिराइव किया गया है वो ve इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा ये कुछ अलग ढंग से आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन असल में ये है क्या, √2 है। मतलब 2 की घात 1/2, तो आधी घात का मतलब होता है कि आप रूट बना दीजिए, करनी बना दीजिए। तो ये करनी में 2 है और आगे v0, तो इस हिसाब से आप √2 की यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा, v0 का जो भी मान है वो ऊपर से रख दीजिएगा, ये vo है असल में, और उसके बाद आपको ve की कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो इसमें सीधा सीधा फार्मूला है, इसको √2 समझिएगा आप, ताकि समझने में आसानी हो। एक चीज़ यहाँ पर कही गई है, कहा गया कि यदि पृथ्वी के समीप चलकर, ये चलकर नहीं है बल्कि चक्कर है असल में, तो पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश √2 गुनी बढ़ जाए, दुगुना नहीं कर रहे हैं, करनी में 2 गुना कर रहे हैं, ठीक है, तो करनी में 2 गुना बढ़ जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर भाग जाएगा, सीधी बात है। मतलब उसको पलायन वेग प्राप्त हो जाएगा, तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र जो है उसमें फंसेगा नहीं। अब यहाँ उपग्रह की ऊर्जा की चर्चा कर लेते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है, दोनों को आप जोड़ देंगे तो कुल ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ जो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, मतलब सूत्र उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे, उसको U से व्यक्त किया गया है, वो है -GMEM/R। यहाँ ME क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है, और M क्या है वो भी बताने की आवश्यकता नहीं है, आप दोनों जानते हैं। और गतिज ऊर्जा का मान कितना है, तो ½ GMEM/R। दोनों को आपस में सम कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, तो आपको प्राप्त होगा -1/2, यानी माइनस, यहाँ आप इसको मिला भी सकते हैं, तो -GMEM/2R भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो 2 और R है वो आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में दोनों है, तो आपस में गुणा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सूत्र है जो कि उपग्रह की कुल ऊर्जा को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आयोग आपको नहीं देगा, लेकिन फार्मूले से संबंधित कुछ प्रश्न हो सकते हैं सामान्य स्तर के, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं होगा, क्योंकि सब हर स्ट्रीम के अभ्यर्थी वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब यहाँ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को जान लेते हैं, यानी उपग्रह की बंधन ऊर्जा। तो कहा गया कि किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में पलायन कराने, मतलब कक्षा से पलायन कराने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को, ठीक है, किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में पलायन कराने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। जैसा नाम है वैसा काम है। तो उपग्रह की बंधन ऊर्जा होती क्या है, मतलब कितनी होती है, तो उपग्रह की कुल ऊर्जा, ये इसको आप देखें या फिर इसे देख लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उपग्रह की कुल ऊर्जा, यानी कुल ऊर्जा को हमने पीछे निकाला था, जो सूत्र अभी देखा आपने, ये है ना, उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है GMEM। अब यहाँ पे ME ना लिख के कैपिटल M और स्मॉल m लिखा गया, मतलब 2 अलग अलग द्रव्यमान के पिंड हैं, /2R। तो ये पूरा है, वही चीज़ मिला दी गई है, कुछ नया नहीं है। यदि उपग्रह की गतिज ऊर्जा को 2 गुना कर देते हैं तो उपग्रह अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा, ये पुरानी बात यहाँ पर दोहरा दी गई। अब यहाँ उपग्रह का जो परिक्रमण काल है, यानी टाइम पीरियड है, उसको भी देख लेते हैं। तो कहा गया, ध्यान से देखिए, किसी उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर एक परिक्रमण पूर्ण करने में लगा समय उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। और वह उपग्रह जिसका कि आवर्तकाल 24 घंटे का होता है उसे भूस्थिर, अभी पीछे हमने देखा है, भूस्थिर उपग्रह कहते हैं। और भूस्थिर उपग्रह जो है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ये एक निश्चित मान है, पूछा गया है कई बार, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ उपग्रह का जो परिक्रमण काल यानी T है, उसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो एक काफ़ी लंबा चौड़ा फार्मूला है, 2π√RE+H इसका होल क्यूब /GRE²। ये है पूरा सूत्र जिसके सहारे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हालांकि ये कम ही पूछा जाता है, लेकिन पता होना चाहिए। अब इसके बाद अगली जो इसमें चीज़ हमें पढ़नी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति होती क्या है, इसमें आवर्ती गति होती है, मतलब गति का दोहराव होता है एक ही पथ पे बार बार।
लेकिन इसकी एक तय परिभाषा है। तो परिभाषा को देख लेते हैं। जब कोई कण, ध्यान से देखिएगा, जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करता है। अगर आपको ये कहा जाए कि सरल आवर्त गति है तो इसका मतलब है कि एक ही पथ पे बार बार गति कर रहा है, तो आप तो कहेंगे कि दोलन कर रहा है। लेकिन दोलन से ये वाला मामला थोड़ा सा अलग है। दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। यहाँ शर्त यह है कि माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करता है, तो उस गति को कहते हैं सरल आवर्त गति। सीधी बात है। यहाँ उदाहरण के तौर पे सबसे पहले पेंडुलम को लिया जाएगा। मतलब एक लोलक है, यानी बॉब है, उसको आप एक डोरी से टांग दीजिए और इसे कहीं ऊपर बांध दीजिए, मतलब सस्पेंड कर दीजिए, लटका दीजिए। उसके बाद इस गोलक को ऐसे थोड़ा दूर खींचकर छोड़ दीजिए, तो ये होगा क्या, जो बीच की माध्य स्थिति है उसके दोनों ओर ऐसे 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 अपना दोलन करने लगेगा, और यही है सरल आवर्त गति। धीरे धीरे करते करते ये जो पथ है ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और अंत में आकर वो स्थिर हो जाएगा, अगर उसे दोबारा छेड़ा नहीं गया तो। ठीक, तो ये एक सरल जो दोलक का उदाहरण है उसे आपने देखा। आगे हम देखेंगे अच्छे से, अभी सिंपल पेंडुलम की डिफिनीशन वगैरह। देखिए, स्प्रिंग से लटके हुए किसी पिंड का दोलन तथा किसी सरल लोलक का दोलन, ये सब सरल आवर्त गति के और भी कई सारे अपने दैनिक जीवन में हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि झूला, उसे भी आप देख सकते हैं इस रिस्पेक्ट में। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सरल लोलक क्या है। अब देखिए, सरल लोलक जो यहाँ पर परिभाषा दी हुई है वो आदर्श परिभाषा है, मतलब ऐसा लोलक इस दुनिया में नहीं पाया जाता है। तो हम एक परफेक्ट ढूंढने का प्रयास करते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली उस लेवल का हो। शर्त यह है कि लंबाई में न बढ़ने वाली, ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, लंबाई में न बढ़ने वाली, ऐंठन रहित और भारहीन डोरी होनी चाहिए। अब ऐसा धागा आप कहाँ से ले आएंगे जिसके अंदर थोड़ा सा भी वेट ना हो, भार ना हो, और उसके अंदर ऐंठन ना हो और लंबाई उसकी ना बढ़ती हो? संभव नहीं है। कितना भी आप परफेक्ट खोजने का प्रयास करें, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर लेकिन लग जाएगा। तो ऐसी डोरी होती ही नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये आइडियल स्टेज है। और उसके एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को, मतलब छोटा, आकार में छोटा होना चाहिए लेकिन उसका जो भार है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसे भारी कण को लटकाया जाता है। और डोरी का जो दूसरा सिरा है, एक में तो हमने वो लट्टू बांध दिया यानी बॉब बांध दिया, दूसरा सिरा जो ऊपर की तरफ लटकाने के लिए छोर उसका ढूंढना है, तो एक घर्षण रहित दृढ़ आधार से उसको बांध दिया जाए। अब ऐसा आप ऊपर कौन सी खूंटी ढूंढेंगे जिसके अंदर घर्षण ना होता हो? घर्षण तो हर जगह है। तो कुल मिलाकर ये एक आइडियल स्टेज है, और ऐसा जो आप प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं वहाँ संभव नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए जब पूरा हम प्रयोग करके पूरा करते हैं, अपना सरल लोलक का आवर्तकाल कैलकुलेट करते हैं, आपने लैब में किया होगा ये एक्सपेरिमेंट, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, त्रुटियों की गणना करते हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस एंड इरर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो इरर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और त्रुटियों की गणना में ये मालूम होता है कि जो आदर्श मान है उससे ये प्रयोगशालाई मान जो है इसमें कितना अंतर आया है। ठीक है, तो ये एक वास्तविक लोलक नहीं बल्कि आदर्श की डिफिनीशन है। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के पतले धागे में बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका देते हैं। अपने यहाँ तो जो लैब थी जिसमें हम लोगों ने ये प्रयोग किया, वहाँ जो गदिया सीने वाला और बिछौना सीने वाला सूत होता है वही मास्टर साहब लोग ले आते थे, और नीचे एक लोहे का लट्टू होता था, उसको बांध देते थे और खींच कर छोड़ते थे, और बच्चे उससे दूर ही रहते थे कि टकरा जाएगा तो सिर फूट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि प्रयोग होना चाहिए, आपको उसकी जो आदर्श स्थिति है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, जो संभव आपके पास संसाधन है उसमें आप कर सकते हैं। तो ये एक व्यवहारिक सरल लोलक जो प्रयोगशाला में आप देखते हैं। अब इसके बाद धातु के गोले को गोलक कहते हैं, ये सीधी बात है, बॉब कहा जाता है अंग्रेजी में, ऐसे गोलक कहते हैं, और जहाँ से लटकाया जाता है उसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं। अब इसमें एक डिफिनीशन है इफेक्टिव लेंथ की, प्रभावकारी लंबाई। ये प्रभावकारी लंबाई क्या होती है? ये गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी होती है, मतलब जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, जहाँ से आपने उस धागे को बांधा हुआ है ऊपर, वहाँ से लेकर जो गुरुत्व केंद्र है नीचे लटके हुए गोले का, वहाँ तक की टोटल लंबाई होती है। समझे? ये उस डोरी की लंबाई नहीं है एक्चुअली, डोरी तो नापनी ही है, उसके अलावा जो लट्टू यानी गोल आपने गोलक बांधा हुआ है, आप जानते ही हैं कि कोई स्पेयर है या सर्किल है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो इसके सेंटर पे होगा, मतलब केंद्र में होगा। तो केंद्र से लेकर उसकी परिधि यानी उसकी एक त्रिज्या आपको मालूम होनी चाहिए। तो उस गोले की त्रिज्या प्लस जो धागे की लंबाई है, दोनों को जब आप आपस में जोड़ेंगे तब आपको स्मॉल एल का मान प्राप्त होगा, जो कि असल में इफेक्टिव लेंथ होती है यानी प्रभावकारी लंबाई होती है। ये इसमें मैटर है। और टेबल फैन का घूर्णन जो है ये भी दोलन गति का एग्जाम्पल है। तो एप्लीकेशन पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, कॉन्सेप्ट तो समझना ही है, साथ में जो अनुप्रयोग आधारित प्रश्न होते हैं वो ऐसे मामलों में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला मामला क्या है?
तो इतने से ही बात ख़त्म नहीं होती है, ये तो हमने थ्योरी एक्सप्लेन कर दी। अभी इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताना ज़रूरी होता है। तो पूरा आपको डेरिवेशन में नहीं घुसना है, डिराइव नहीं करना है कोई फार्मूला, लेकिन जो सूत्र है, सामान्य सूत्र हैं, वो पता होने चाहिए। तो यहाँ सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है उसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, उसके लिए एक सूत्र बनाया गया है। और ये जो सूत्र है बताएगा आपको कि t बराबर होता है, यानी जो सरल लोलक का आवर्तकाल है वो बराबर होता है 2π√L/g। मतलब t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L⁻, या √L आप कह सकते हैं। और t इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका आप आधा कर दीजिए, मतलब उसकी आधी घात लगा दीजिए, अर्थात उसको √ कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा तो जो टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल है वो घट जाएगा, रेसिप्रोकल रिलेशन है। और प्रभावकारी लंबाई में जो भी परिवर्तन होगा उसी के हिसाब से ये अपना वैरी करेगा। अगर लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, लंबाई अगर घटा दी जाए तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। और ये 2π क्या है, तो 2π कांस्टेंट है, इसे बदला नहीं जा सकता, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, 2 जो है वो संख्या है, बदलने वाली है नहीं। तो हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए वो 2π जो है वो नियतांक के तौर पे इस्तेमाल किया है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और देखिए यहाँ ये कहा गया है कि लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। इस फेर में मत रहिएगा कि ये m पर डिपेंड करता है, नहीं। इस सूत्र में कहीं भी m आपको दिखाई दे रहा है नहीं ना, तो इसलिए ये m पर नहीं। जितने इसमें मौजूद हैं, जितने इसमें सदस्य घटक आपको दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ उतनी ही चीज़ों पर निर्भर करेगा। यहाँ कुछ और कंडीशन बताई गई है ताकि आप प्रश्नों को सरलता से हल कर सकें। जैसे कि लोलक का आवर्तकाल t जो है ये मतलब इसमें प्रभाव कैसे होगा, प्रभावकारी लंबाई को अगर आप बढ़ाकर 4 गुना कर दें तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि √4 जो है उसका आप जब रूट निकालेंगे, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो 2 आएगा, तो बाहर निकल कर ये 2 हो जाएगा, तो ये आवर्तकाल क्या हुआ, दुगुना हो गया। तो प्रभावकारी लंबाई के बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती है, तो गुरुत्वीय त्वरण अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कम होगा। अनंत लंबाई का जो सरल लोलक है, अब यहाँ एक भ्रम लोगों के दिमाग में रहता है कि अगर जो प्रभावकारी लंबाई है उसको बढ़ाकर इनफाइनाइट कर दें, अनंत कर दें, ये L की वैल्यू इतनी हो जाए, तब तो निश्चित तौर पर जो आवर्तकाल है वो भी अनंत हो जाएगा, है ना, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता। यहाँ सरल लोलक का जो आवर्तकाल है ना वो आता है 84.6 मिनट, और ये अधिकतम है क्योंकि अनंत के पार तो कोई सीमा है नहीं। अनंत यानी वो बिंदु जहाँ हम नहीं पहुँच पाए हैं तो हम कह देते हैं कि अनंत है ना। तो वो अनंत सीमा तक का हमने नाप लिया, यानी इससे ज़्यादा आवर्तकाल नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम है। और ये मिनट में है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड में नहीं है। तो यहाँ तक हमने अपने काम को कंप्लीट किया है, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ देखना है। अभी गैलीलियो और न्यूटन का हम जीवन परिचय प्राप्त करेंगे, साथ में सेकंड लोलक का यहाँ देख लीजिए 2 सेकंड का इसका आवर्तकाल होता है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस आंकड़ा याद रखिए। तो इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरा समझाना पसंद आया होगा और मुझे भी समझाने में काफ़ी मज़ा आया। तो तब तक के लिए नमस्कार।